हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 में क्लास 3। चैप्टर 2 इज ऑल अबाउट फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। उसमें थर्ड क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्लास में हमने फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, डोमेन के बारे में पढ़ा था। सेकेंड क्लास में थोड़ा सा क्वेश्चन हमने डोमेन के ऊपर भी किया था और ग्राफ्स के बेसिक्स स्टार्ट कर दिए थे। और थर्ड क्लास में हम लोग को कुछ बेसिक्स ग्राफ रह गए हैं, उनको करके फिर मॉडिफिकेशन पे चलेंगे। तो क्लास 2 के जो बेसिक ग्राफ्स थे उसमें ज़्यादातर हमने पॉलिनोमियल का किया था अच्छे से। ठीक है, पॉलिनोमियल में सारे क्यूबिक का और मतलब सारे ऑड डिग्री का एक ही टाइप का ग्राफ होता है, सारे इवन का पैराबोला ही होता है। एंड देयर इज कॉम्परेटिव स्टडी, थोड़ा थोड़ा फैलता चला जाता है, वो अलग चीज़ है। याद है या नहीं सब? ये वाला याद है? बिटवीन -1 एंड 1 थोड़ा और डाउन हो जाएगा ग्राफ, और -1 और 1 के बाद थोड़ा दूर जाएगा ग्राफ। ठीक है, और ज़्यादा वर्टिकल होता चला जाएगा। तो बीच में टुवर्ड्स एक्स एक्सिस और उसके बाद से टुवर्ड्स वाई एक्सिस वो इंक्लाइनेशन उसका बढ़ता चला जाएगा। फिर इसमें बताया था मैंने ऑड डिग्री में बिटवीन -1 एंड 1 ग्राफ विल बी क्लोजर टू एक्स एक्सिस, यहाँ भी क्लोजर टू एक्स एक्सिस होगा, और 1 के बाद ग्राफ विल बी मोर क्लोजर टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपने रिवाइज कर लिया। तो अब आज आगे हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें है पहला ग्राफ। नंबर क्या होगा? 5th कर लिया था ना हमने, तो लेट इट बी नंबर 6th। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। 1/x का ग्राफ कैसा होना चाहिए बच्चे? देखो जरा, जीरो पे तो वैल्यू डिफाइंड ही नहीं होगा ना, क्योंकि समथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड। समथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड। और आपने लिमिट वाला कॉन्सेप्ट आपने लगाया होगा 11th-12th में भी, लिमिट जब पढ़ा होगा। तो अगर हम लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस लगाते हैं 1/x में, तो 1/0 प्लस पॉजिटिव में प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, 0 प्लस में प्लस इन्फिनिटी, 1 पे 1 होगा। और अगर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाओगे 1/x पे, तो 1/इन्फिनिटी टेंड्स टू 0, 0। तो ग्राफ विल बी लाइक दिस वे। जब आप चैप्टर 9 में ग्राफ स्केचिंग पढ़ लोगे, कॉनकेव कॉन्वेक्स के बारे में जान जाओगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में जान जाओगे, तो ग्राफ बनाने का नज़रिया भी आपका बदल जाएगा। ठीक है, तब आप दूसरे तरीके से भी ग्राफ बनाने लगोगे। लेकिन अभी चैप्टर 2 में जितना हमें 11th-12th में आता है उसके बेसिस पे हम ग्राफ बनाना सीख। ये हो गया ग्राफ हमारा। अब है नेगेटिव साइड, चलते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 1/x, यह आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी। -1 पे क्या आ जाएगा? -1। और लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी डालोगे तो लगभग लगभग 0 माइनस की तरफ जाओगे आप, यानी इधर। यही ग्राफ बना। समझ में आई बात? ये जो ग्राफ बना हमारा, इसमें वाई एक्सिस जो है वो एक एजिम्टोट की तरह बिहेव करेगा, मतलब ये कभी भी ग्राफ को टच नहीं करेगा। एक्स एक्सिस भी एजिम्टोट की तरह बिहेव करेगा, ये भी ग्राफ को टच नहीं करेगा। ठीक है, तो जब भी ग्राफ आएगा तो हम लोगों को ऐसे करना है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस लाइक दिस वे, लाइक दिस वे। अगर आप इन दोनों ग्राफ को देखो पेयर में, कि किसका ग्राफ आपको देखने से लग रहा है? वाई और एक्स। हाइपरबोला नहीं लग रहा? हाइपरबोला जिसका एजिम्टोट जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को एक और नाम से जानते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो रेक्टेंगुलर एक्सिस कहा गया है एक्स और वाई को। तो हाइपरबोला में इसको नाम दे दिया गया है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मतलब वैसे हाइपरबोला जिनका एजिम्टोड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो, उनको हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। अब ये आपको कहाँ पढ़ना है? इकोनॉमिक्स में इस ग्राफ की जरूरत क्या पड़ गई? इकोनॉमिक्स में जब आप डिमांड फंक्शन पढ़ोगे तो x वर्सेस p, तो x इक्वल टू 1/समथिंग -2 होगा या जो भी होगा, ये हमेशा ऐसे पॉजिटिव साइड में टीचर आपके ग्राफ बना देंगे।
ये रहा हमारा डिमांड फंक्शन। बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? यस जानवी, क्या पूछ रहे हो पूछो। एसिम्प्टोट का मतलब होता है कि स्ट्रेट लाइन, ये हमें चैप्टर 6 में डिटेल में पढ़ना है, इसलिए घबराओ नहीं। एसिम्प्टोट का मतलब होता है कि स्ट्रेट लाइन विच नेवर टचेज द ग्राफ, और अगर टच करना भी होगा तो कहाँ करेगा? इन्फिनिटी पे करेगा। ठीक है, डिटेल में कैसे निकाला जाता है, कैसे पूरा फाइंड आउट किया जाता है, ये सब चैप्टर 6 में पढ़ना है, अभी सिर्फ नाम जान लो बस। नहीं, इसका मॉडिफिकेशन आएगा, लेकिन आप मॉडिफिकेशन तभी कर पाओगे ना जब आपको जनरल आएगा। आज के क्लास में कुछ तो मॉडिफिकेशन हम करा ही देंगे, वेट करो, अभी आधा घंटा लगेगा बेसिक ग्राफ खत्म होने में, फिर मॉडिफिकेशन पे। एजिम्टोट्स, एजिम्टोट्स बोलते हैं बच्चे उसको, मैं कहीं नहीं लिखा स्पेलिंग। एक्स एंड वाई एक्सिस आर एजिम्टोट्स, ये स्पेलिंग होता है ASYMPTOTES। इसके बारे में डिटेल में हम लोग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। क्वेश्चन तो एग्जाम में होता ही है, एजिम्टोट्स के ऊपर अलग से क्वेश्चन होता है चैप्टर 6। ठीक है, अब आपके इको के टीचर क्या करेंगे, माइक्रो मैक्रो के टीचर सीधा डिमांड फंक्शन ये ऐसे बनाएंगे, ऐसे बना देंगे डिमांड फंक्शन, या सप्लाई फंक्शन बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? इसको लिख देते हैं सप्लाई, इसको लिख देते हैं डिमांड फंक्शन। ये जो डिमांड फंक्शन सीधा ऐसे बनाएंगे, अब समझ जाना आप कि दैट इज पार्ट ऑफ दिस ग्राफ, यानी प्राइस और क्वांटिटी के बीच में क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है, तो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ ऐसे ही बनता है। अब आपके टीचर इधर नहीं बनाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स में कभी भी क्वांटिटी और प्राइस जो है वो नेगेटिव नहीं होते हैं, इसलिए खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपको ग्राफ मिलेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एमएमई में क्वेश्चन आता है 1/x का, तो आपको फर्स्ट और थर्ड दोनों में बनाना है। समझ में आ गई बात? ये था इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन का भी मॉडिफिकेशन पेपर में आता है, इसलिए ध्यान में रखना। तो 6th नंबर हमने कर लिया, अब 7th नंबर पे करने चलते हैं मॉड एक्स का। मॉड एक्स का 7th में है y इज इक्वल टू मॉड एक्स। हाँ, वी शेप ग्राफ बनता है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि एफ एक्स इजक्वल टू 11th में पढ़ा होगा, एफ एक्स इजक्वल टू 0, अगर x 0 है और x, अगर हमें पता है कि x पॉजिटिव है, मतलब मॉड में +5 को 5 ही लिखा जाएगा, लेकिन अगर -5 है तो पहले वो सर्च कर लेगा कि अंदर में क्या नेगेटिव चीज है, के साथ माइनस लगा दो, तो इफेक्ट क्या आ जाएगा? पॉजिटिव बन के बाहर आ जाएगा। तो मॉडुलस फंक्शन इस तरीके से काम करता है, माइनस उसके साथ मल्टीप्लाई कर देता है। तो अगर मॉडुलस फंक्शन ने पहचान लिया कि x नेगेटिव है, तो वो क्या करेगा? माइनस मल्टीप्लाई कर देगा। अब देखना जरा इसका ग्राफ बनाते समय, जीरो पे 0, 1 पे 1, पे 2, 3 पे 3, लाइक दिस वे। ग्राफ तो सभी बच्चे आसानी से बना लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा ग्राफ को समझना है। हम यहाँ पे कुछ कुछ बातें बताना चाहेंगे कि ये जो है ये बनता है 45 डिग्री पे, और इसका स्लोप होता है 1, tan 45 डिग्री कितना होता है? इक्वल टू m इज इक्वल टू 1। लाइन जो पास कर रहा है ओरिजिन से और जिसका स्लोप है 1, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्मेट होता है ना, c 0, y इज इक्वल टू x हो गया, y इज इक्वल टू x इज दिस लाइन, एंड दिस इज y इज इक्वल टू माइनस x। इधर है y इज इक्वल टू x और इधर है y इज इक्वल टू माइनस x। इसका स्लोप इधर से मेजर करेंगे बच्चे, ये है 135 डिग्री। ध्यान से सुनना मेरी बात, y इज इक्वल टू x जब तक x पॉजिटिव है, और y इज इक्वल टू माइनस x जब x नेगेटिव है। जब कभी किसी चैप्टर में आएगा 5th या 6th में इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, तो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? y डैश निकालोगे तो +1, और इधर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? -1। तो एट x इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। तो मॉड x इज नॉट डिफरेंशिएबल, हाँ, एट x इज इक्वल टू 0, 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा।
और वहाँ हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि जहाँ शार्प बेंडिंग पॉइंट होता है, जब आप इस पे चल रहे हो, ध्यान से देखना, आपके पेंसिल को ना थोड़ी देर के लिए स्टॉप करना पड़ा, फिर आपने डायरेक्शन बदल, इसको कहते हैं कॉर्नर और किंक। तो कॉर्नर पे जो है ना, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब कॉन्टिन्यूअस क्यों है? क्योंकि जब मैंने ड्रॉ करना शुरू किया, मुझे पेन को लिफ्ट नहीं करना पड़ा एयर में, एयर में लिफ्ट नहीं करना पड़ा। अगर ऐसे ग्राफ होता तब तो एयर में लिफ्ट करना पड़ रहा है, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जब हमें एग्जाम्पल देने की जरूरत पड़ती है, अ फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल, या एग्जाम्पल ऑफ अ फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, तुरंत ये आपके जबान पे होना चाहिए, y इज इक्वल टू मॉड एक्स। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये वाली बात हो गई, y इज इक्वल टू एक्स। इसको दूसरे तरीके से भी समझा जा सकता है, y इज इक्वल टू एक्स इज दिस लाइन। लेकिन ये तब तक वैलिड है जब तक x क्या है, पॉजिटिव है। हम इसका सिर्फ वो वाला हिस्सा लेंगे जो x पॉजिटिव के लिए आता है। फिर है y इज इक्वल टू माइनस एक्स इज दिस लाइन। हम इसका वो वाला हिस्सा लेंगे जो कि नेगेटिव x के लिए आता है। बन गया ये मॉड x का ग्राफ। तो लाइन इज वैलिड टिल x इज ग्रेटर देन 0, लाइन इज वैलिड टिल x इज लेस देन। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी। एक ही ग्राफ को देखने का नजरिया बहुत सारा होता है। समझ में आ गई बात? ये मॉड एक्स का ग्राफ। अब मॉड एक्स के बाद नंबर 7 ग्राफ, 8th इज ये सिग्नम फंक्शन। 8 y इज इक्वल टू मॉड एक्स बाई एक्स हो, या फिर कुछ बुक्स x बाई मॉड एक्स लिखते हैं, बात एक ही है। इसको हम लोग बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। आप खुद ही सोचो जरा इसके बारे में। अगर आपने जैसे 5 ले लिया तो मॉड 5 और नीचे भी 5, क्या आ जाएगा? 5/5 सॉल्व करेंगे तो 1। कोई भी पॉजिटिव ले लो, कोई भी पॉजिटिव। y इज इक्वल टू मॉड एक्स बाई एक्स में पॉजिटिव है तो x ही बाहर निकलेगा, और नीचे भी x से कैंसिल होकर के हो जाएगा 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0। लेकिन अगर नेगेटिव लेते हो तो y इज इक्वल टू -5 बाई -5, ये हो जाएगा +5 बाई -5, ये हो जाएगा -1। y इज इक्वल टू, समझ में आ गया? अब अगर आप x रखते हो और बाई x, ये निकलेगा बाहर तो -x बन के बाहर निकलेगा मॉडुलस के, ध्यान में रखना। ये थोड़ी सी थ्योरेटिकल बात है, समझ जाओ तो बहुत बढ़िया है कि मॉड एक्स को हम जब भी लिखेंगे विदाउट मॉड एक्स लिखेंगे, अगर x पॉजिटिव हमें पता है तो। मॉड एक्स को जब भी सॉल्व करेंगे तो -x लिखेंगे, अगर हमें पता है कि x इज लेस देन 0, ये आ जाएगा -1। तो हर पॉजिटिव के लिए तो वैल्यू सॉल्व होकर के +1 आना है, और हर नेगेटिव के लिए वैल्यू सॉल्व होकर के क्या आना है? -1 आना है। सो द ग्राफ इज दिस। समझ में आई बात? यानी ग्राफ हो गया ये रेड वाला पार्ट, देखो +1 और -1। हर नेगेटिव के लिए -1 ही आएगा। ये मेनी वन फंक्शन हो गया, हर पॉजिटिव के लिए +1 आएगा। यानी इसके डोमेन में 0 से ऊपर बहुत सारी वैल्यूज होंगी, नीचे बहुत सारी वैल्यूज होंगी, लेकिन डोमेन में सिर्फ -1 और +1। ये सब -1 से और ये सब +1 से, और 0 पे डिफाइन नहीं होता ये फंक्शन। लेकिन 0 पे कभी कभी ये लोग 1 मान लेते हैं, बुक में दे देता है, तब तो फिर ठीक है। समझ में आ गई बात? या 0 नहीं भी होता है, नेगेटिव पॉजिटिव। अभी आएंगे डोमेन और रेंज पे, सबका डोमेन और रेंज लिखेंगे, एक बार पहले ख़त्म तो कर लें। अब इसके बाद से क्या रहता है? ठीक है, अब इसके बाद से 3 ग्राफ रहते हैं हमारे, ग्रेटेस्ट इंटीजर, EX और LNX। तो नंबरिंग इज 8 किया है, 9 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये भी आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लास में 11th-12th। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखना बच्चे, अगर मैंने 5.01 दिया, इसकी वैल्यू क्या होगी? कोई बताएगा मुझे?
5, और अगर 5.99 दे दिया तो तब भी 5। देखो इसके पीछे लॉजिक क्या है कि 5 एक इंटीजर और नेक्स्ट इंटीजर फिर 6 ही होगा। इसके बीच में चाहे आप कोई भी नंबर ले लो, 5.01, 5 पॉइंट दिस 5.99999999 भी ले लो, जो कि एग्जैक्टली 6 के इक्वल नहीं है। All these red numbers are between 5 and 6 integer. These are greater than most of the integer. कौन कौन से integer? -5, -4, -3, बहुत सारे इंटीजर से बड़े हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? 5। 5.01 के बारे में अब सुनो जरा ध्यान से, जो लैंग्वेज बोल रहे हैं। 5.01 is greater than many integers, but among them 5 is greatest integer, so this function is named as greatest integer function. हमें बड़े की तरफ जाना ही नहीं है, उससे छोटे कितने इंटीजर हैं, उनमें सबसे बड़ा कौन सा है? 5 है। दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन, अब समझ में आएगा, लेस देन 5.01। समझ में आई बात? अब जरा आप मुझे जवाब दो, -3.99 का क्या होगा और -2.7 का क्या होगा? जल्दी बताओ ना, टाइम। ये देखो -3.99 ये आया, तो इसके लेफ्ट में सीधा देखना है -4। उससे छोटा देखना है ना, लेफ्ट में देखना है। अगर छोटे बड़े में कंफ्यूज होते हो तो सीधा याद कर लो लेफ्ट वाला इंटीजर, जस्ट उसके नियरेस्ट जो लेफ्ट वाला इंटीजर है उसी को लिख देना। -2.7 इज दिस वन, तो -3। क्लियर हो गया? और अगर खुद इंटीजर है तो वो वैसा ही बाहर आ जाएगा। अब तो आप समझ चुके हो, तो जब ग्राफ बनाओगे 0 पे 0, 1 पे 1 पे 2, ठीक है, -1 पे -1, -2 पे -2, 3 पे 3, लेकिन 0 और 1 के बीच में क्या? 0। 1 पे तो जंप कर गए। 1 और 2 के बीच में क्या? 1। 2 और 3 के बीच में क्या? 2। समझ में आ रही बात? 0 और -1 के बीच में क्या? -1। फिर इधर -2। ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्टेप चढ़े, अगर सीढ़ियां चढ़े तो ऐसे जाएगा ना, तो इसका नाम स्टेप फंक्शन भी होता है। ग्राफ के अकॉर्डिंग इसको स्टेप फंक्शन बोला जाता है। ग्राफ समझ में आ गया सबको? अब हम क्वेश्चन पूछते हैं कि ये कहाँ कहाँ कॉन्टिन्यूअस है और कहाँ, चलो कहाँ कहाँ डिसकॉन्टिन्यूअस है यही बता दो। ग्राफ आपके सामने स्क्रीन पे है, कहाँ कहाँ डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, कोई आइडिया? क्यों? -1 पे नहीं है, -2 पे नहीं है? हाँ, तो नेचुरल नंबर से बढ़िया आप इंटीजर बोलो, कि नेगेटिव भी आ रहा है ना, फिर डिसकॉन्टिन्यूअस होगा हर इंटीजर पे। क्योंकि देखो जब हम ग्राफ बनाना शुरू करते हैं तो पेन उठाना नहीं पड़ता है, लेकिन 1 पे उठा करके फिर यहाँ जंप मारना पड़ता है। तो जहां भी ग्राफ में ब्रेक आया, आपको पेंसिल लिफ्ट करना पड़े हवा में, पेपर से उठा करके या स्क्रीन से उठा करके, आप समझ जाना वहां पे क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस। प्रूव करेंगे हम लोग चैप्टर 6 में। चैप्टर 6 में डिसकॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी के ऊपर काफी कुछ क्वेश्चन है। चैप्टर 4 में डिफरेंशिएबिलिटी है। चैप्टर 4 में डिसकॉन्टिन्यूअस प्रूव करना हम लोग सीखेंगे। अब हेलो, और भी किसी को मेरे वॉइस में प्रॉब्लम है? सभी को प्रॉब्लम हो रही है क्या वॉइस में? ठीक है, बच्चे जिनको प्रॉब्लम हो रही थी आप एक बार दोबारा रिज्वाइन कर लो, ठीक है? हो सकता है प्रॉब्लम कहीं सॉल्व हो जाए, ठीक हो गया तो कंटिन्यू करो। अगर सबको प्रॉब्लम होती है तो फिर हम नया मीटिंग स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनना, प्रूफिंग जो है वो चैप्टर 6 में करेंगे, अभी नहीं करना, अभी सिर्फ आइडिया ले लो बस चैप्टर 2। और ये नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ है? इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एवरी इंटीजर। ये तो बच्चे है कि जहां पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होता वहां डिफरेंशिएबल भी नहीं होता। मतलब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए पहले कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है।
लेकिन कॉन्टिन्यूटी के लिए डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है। अभी तो देखा था ना एक एग्जाम्पल, कॉन्टिन्यूटी के लिए डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है। ये देखो ये कॉन्टिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी तो कॉन्टिन्यूटी के बाद ही होता है। चलो अब इसके बाद हम लोग आते हैं अपना y इज इक्वल टू ई टू द पावर x फंक्शन, तो कि कहा जाता है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई जो है ना, ई को कहा जाता है ओयलर्स कांस्टेंट या नंबर। के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें। ऑयलर वॉज नेम ऑफ मैथमेटिशियन। ऑयलर जो है वो मैथमेटिशियन का नेम है। पूरे मैथमेटिक्स में दो ऐसे नंबर हैं जिसको ट्रांसीडेंशियल नंबर कहा जाता है, ट्रांसीडेंशियल नंबर, जिनकी वैल्यू आज तक किसी को नहीं पता। वो है पाई और एक है ई, ओनली टू। ऐसे दो वैल्यूज हैं जिनका आज तक किसी को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। जैसे पाई को कहते हैं ना 22/7, लेकिन जब आप डिवाइड करते हो तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन एंडिंग डेसिमल, और वो क्या पैटर्न है, कहाँ तक जा रहा है, कुछ नहीं पता चलता। तो पाई भी एक ट्रांसीडेंशियल नंबर है और ऑयलर्स नंबर भी एक ट्रांसीडेंशियल नंबर है। ऑयलर्स नंबर का साइंटिफिक अगर कैलकुलेटर है नहीं है तो आप उस पर भी सर्च कर सकते हो। किस पे? मोबाइल पे भी अभी चार्ज होगा। ई साइंटिफिक कैलकुलेटर में ई एक्स एक फंक्शन आता है, उसको शिफ्ट के साथ दबाना होता है, एलन को, और ई के आगे ना वो ब्लिंक करता है कर्सर पे, पावर डालना होता है 1। तो अभी हम फिलहाल आपको बता देते हैं ई इज इक्वल टू 2.71828182 समथिंग समथिंग समथिंग। लेकिन घबराए नहीं, हमें इतनी बड़ी वैल्यू नहीं लर्न करनी, सिर्फ वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड वैल्यू है 2.7183। ये पूरा वर्ल्ड, पूरा फाइनेंस वाला पूरा वर्ल्ड, जितना भी फाइनेंस का चल रहा है, फाइनेंस का एक बहुत बड़ा सेक्टर है, एक्चुरियल साइंस वगैरह सब कुछ, हर जगह मैथमेटिक्स और फाइनेंस होता है, हर जगह पढ़ाया जाता है, एमपीए वगैरह में, हर जगह यही आपको ई की वैल्यू मिलेगी 2.7183। इसी को हम लोग यूज करते हैं और इसी को मान लिया गया कि चलो भाई ई की वैल्यू इतनी मान ली जाती है। तो ई नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई टू द पावर एक्स। अब इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हाँ हाँ, कॉलेज में अलाउड होता है कैलकुलेटर, साइंटिफिक नहीं होता, सिंपल वाला होता है। ठीक है, सिंपल वाला जिसमें अंडर रूट होगा, ये तो मैंने फर्स्ट सेम में बच्चों को बता दिया था। सिंपल कैलकुलेटर देख लेना जिसमें अंडर रूट का फंक्शन सिर्फ होना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो फिर वो लोग कैप्चर कर लेते हैं कैलकुलेटर को। अब कई बच्चे तो कहते हैं मैम इतना इन्विजिलेटर नहीं चेक करता, हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी कर लेते हैं, तो वो लक है। लेकिन आप ऐसा रिस्क क्यों लोगे? ज़्यादा कुछ नहीं करते, अगर साइंटिफिक पाया गया ना तो वो छीन लेंगे आपसे। कोई बहुत खड़ूस आ गए तो फिर अपना कुछ चढ़ावड़ा देंगे पेपर पे। रिस्क मत लो, आप सिंपल कैलकुलेटर लेकर के ही जाओ, लेकिन घर पे प्रैक्टिस के लिए आप साइंटिफिक रखो, कि कभी कभी आंसर मैच करना होता है ना, तो हाँ हाँ, तो शॉप वगैरह पे भी देखते हो ना तुम, वही वाला सिंपल वाला कैलकुलेटर, बस उसमें अंडर रूट होना चाहिए। 1 मिनट हम देखते हैं मेरे पास अभी सिंपल वाला है या नहीं। हाँ जी, साइंटिफिक होगा, अगर आपने आईसीएसई वगैरह से किया होगा या कोई घर में बड़े भाई बहन होंगे ना, साइंटिफिक आईसीएसई में तो 8th क्लास से ही कैलकुलेटर अलाउ कर देते हैं। हाँ तो चलो कभी सिंपल वाला भी दिखला देंगे, उसमें स्क्वायर रूट बटन, ये वाला बटन होना चाहिए, बस ये देख लेना। अभी मैंने साइंटिफिक से ही आपको वैल्यूज जो है वो देख करके बताया है। 2 पॉइंट, हम लोग तो मैथ्स ऑनर्स को भी पढ़ाते हैं तो जरूरत पड़ती है। 2.7183। चलो अब देखो इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्यों बोल, अगर 5 टू द पावर x है और x टू द पावर 5 है, दोनों में फर्क क्या है? आपने एक टर्म पढ़ा होगा बचपन में, जब पहली बार आपको अलजेब्रा पढ़ाया गया होगा, तो बेस और एक्सपोनेंट, याद आ रहा है? ये वर्ड्स आपने पढ़ रखे हैं, बेस एक्सपोनेंट। इस वाले एक्सप्रेशन में बेस क्या है? 5 है, और एक्सपोनेंट क्या है? x है। इस वाले एक्सप्रेशन में बेस क्या है? x है,
और एक्सपोनेंट क्या है 5 है। ध्यान से सुनना है, बहुत ही बेसिक चीज लेकिन ये नहीं पता होती बच्चों को। जब बेस आपका वेरिएबल हो और एक्सपोनेंट फिक्स्ड हो, बेस में आप चेंज कर सकते हैं, कभी एक्स की जगह 1 कभी 2 लेकिन पावर वही हमेशा 5 रहेगा। ऐसे फंक्शन को बोलते हैं एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल फंक्शन इनको। लेकिन बेस फिक्स्ड हो, पावर बदलता रहे, कभी 5 कभी 5 स्क्वायर 5 क्यूब 5 4 5 टू द पावर 0.47 ऐसे कुछ, ये वेरिएबल है तो फंक्शन का नाम बदल जाता है और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल इसलिए क्योंकि फंक्शन अब एक्सपोनेंट के हिसाब से बिहेव करेगा और यहाँ बेस के हिसाब से बिहेव करेगा, इसलिए पॉलिनोमियल बोलते हैं और इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। समझ में आ गई बात? कोई भी फंक्शन हो, 2 टू द पावर x हो, 1/3 टू द पावर x हो, कुछ भी हो, ठीक है, ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। लेकिन उनमें कुछ खास जगह इनको दिया गया है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका राज खुलेगा चैप्टर 8 में, इसका राज खुलेगा चैप्टर 8 में। जब हर पल मनी की वैल्यू बढ़ती चली जाती है ना, एन्युटी एक टर्म होता है फाइनेंस की वजह से, उसमें ये बहुत वाइड, मतलब इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तब इसको नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक अलग कैटेगरी ही डाल दिया गया। इसके लिए पूरा टेबल वेबल सब होता है। ई टू द पावर एक्स को सिर्फ कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसका बेस फिक्स है और वो कितना है 2.7183। समझ, सारे हैं एक्सपोनेंशियल, लेकिन इसको सिर्फ नेचुरल नाम दिया गया और किसी को नेचुरल एक्सपोनेंशियल, सिंपली एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। क्लियर बच्चे? अब मैंने फर्स्ट या सेकंड क्लास में आपको एक चीज बताई थी और कहा था कि अब हर क्लास में रिपीट। तो बताओ कि ई इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1? ग्रेटर देन 1, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ई टू द पावर एक्स की बात करें, ई इज ग्रेटर देन 1 और मैंने बताई थी कि अगर एक्स लेस देन 1 है, एक्स इज ग्रेटर देन 1। याद है एग्जाम्पल 1/2, इधर 2, पावर बढ़ाते चले जाते हैं, वैल्यू क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। बताया था या नहीं बताया था? एक समय ऐसा आएगा जब 1/2 का पावर इन्फिनिटी हमें किसकी तरफ लेता जाएगा? 0 की तरफ। नेगेटिव तो जा नहीं सकता भाई, बेस क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव की तरफ तो जाएगा नहीं, तो ये कम होते होते किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ। वहीं पर अगर बेस 1 से बड़ी वैल्यू है, ध्यान से सुनना, तो पावर बढ़ाने पे वैल्यू इंक्रीज करेगी और जब हम इन्फिनिटी की तरफ जा रहे होंगे तो ये भी पूरी वैल्यू भी इन्फिनिटी की तरफ ही चली जाएगी। याद है आपको ये? मैंने कहा था कि अब लगभग हर क्लास में ही इसकी जरूरत पड़ेगी, तो आप अभी देखो जस्ट आज ही जरूरत पड़ गई। अब ई टू द पावर एक्स के बारे में सोचो जरा, ई टू द पावर 0 होगा तो ये किसकी तरफ टेंड करेगा? 1 की तरफ, बिकॉज एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1। लेकिन अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाते हो ई टू द पावर इन्फिनिटी, तो आपको बताना है लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी लगाते हो ई टू द पावर, सॉरी, एक्स, दोनों का वैल्यू आपको सोच करके बताना। ई टू द पावर एक्स की वैल्यू क्या होगी अगर एक्स इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो? हाँ, सब कुछ आपके सामने, इस वाले केस को बिलोंग करेगा इन्फिनिटी। और ई टू द पावर एक्स में अगर एक्स माइनस इन्फिनिटी जा रहा है तो कैसे? तो आप इसको ना, हाँ, क्योंकि ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी करोगे तो 1/e⁻∞ और ये हो जाएगा 0 की तरफ, ठीक है, 1/∞ और 1/∞ बिकम्स 0। बस इस 3 वैल्यू के साथ हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। ध्यान से देखो, वैसे मैंने कहा कि चैप्टर 9 पढ़ने के बाद ग्राफ बनाने का अप्रोच बदल जाता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा कॉन्केव कॉन्वेक्स से भी आप ई टू द पावर एक्स का ग्राफ बना सकते हो, बनाएंगे भी हम लोग जब चैप्टर 9 पढ़ेंगे तो। लेकिन अभी जितना हमारे पास बेसिक नॉलेज है उसी के हिसाब से ग्राफ बना रहे हैं। तो 0 पे आ जाएगा 1, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे 0। ग्राफ विल बी लाइक दिस। यानी अगर कभी टू द पावर एक्स का ग्राफ बनाने का बात आए तो आपको बस ऐसे बनाना है, 0 पे 1 और ग्राफ को ऐसे बस कर देना है। ये हो गया ई टू द पावर एक्स का ग्राफ। क्लियर? देखो ना, एक्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो वाई भी किसकी तरफ जा रहा है? इन्फिनिटी की तरफ।
और इधर x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो y किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ। बिल्कुल सही है ग्राफ। तो ये बन गया हमारा e टू द पावर x का ग्राफ। याद रखना है आपको, बहुत काम आएगा e टू द पावर x का ग्राफ। चैप्टर 2 में भी, चैप्टर 6 में भी, और चैप्टर 8 में भी, चैप्टर 9 में भी। 2, 6, 7, 8, 9 हर चैप्टर में e टू द पावर x का ग्राफ काम आएगा, और हर सेमेस्टर में भी काम आएगा, माइक्रो मैक्रो में भी काम आएगा। ये हो गया। तो अब हम लोग अपने लास्ट बेसिक ग्राफ की तरफ चल रहे हैं। 7 नंबर होगा। हाँ देख लो, और करना है देख लो, काम चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर और करेंगे। साथ साथ कॉपी करते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। फिर दोबारा वीडियो देखने का टेंशन नहीं होता है, साथ साथ कवर अप हो जाता है सब कुछ। अब देखो y इज इक्वल टू एल एन एक्स। जैसे e टू द पावर x को हम लोग नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, वैसे ही इसको ना नेचुरल लॉगरिथमिक हाँ, एल एन लिखा है मैंने, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। सबसे पहले आप जान लो कि अगर log x विथ बेस 10 है, इसको लिखेंगे log x। जनरली जो स्टैटिस्टिक्स में या एक्चुअल के बच्चे होंगे, या कोई आप कैलकुलेशन कर रहे होगे ना, वहाँ पर आपको log x मिलेगा, कॉमर्स के बच्चे होंगे। लेकिन अगर आपका बेस e के साथ है, ये कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग का पार्ट होता है जो कि हम लोग चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। अगर बेस e के साथ है तो एक अलग नोटेशन हम लोगों ने दे दिया ln x। बेस को लिखने से बचते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, कभी कभी बच्चे उसको पावर समझ लेते हैं। बेस अगर ना लिखना चाहते हो तो फिर आप ln x लिखो, तो अंडरस्टूड है कि उसका बेस e रहा होगा। अगर आप बेस नहीं लिखते हो, log x लिख देते हो, तो वहां पे ये समझा जाएगा कि इसका बेस 10 था। अभी तक आप लोग 11th-12th में ये पढ़ते थे कि log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/x पढ़ते थे ना। लेकिन अब इसको गलत माना जाएगा, अब इसको गलत माना जाएगा, क्योंकि अब कहा जाएगा कि y इज इक्वल टू, वहां पे इतना नेचुरल वगैरह नहीं बताया जाता, log x है ना, log x इज विथ बेस 10। log x होता है एक्चुअली में log x विथ बेस 10। तो हम लोग कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करने का अभी आप टेंशन मत लो, ये आपको समझ में आ जाएगा। x विथ बेस e और फिर इनटू हो जाएगा log e विथ बेस 10। तो log x विथ बेस e का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x नेचुरल log का, और log e विथ बेस 10 होगा। ठीक है, एक एक्स्ट्रा टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब कॉलेज में आकर के थोड़ा सा मीनिंग बदल गया है। log x अगर हो का डिफ्रेंसिएशन थोड़ा सा मुश्किल होगा, ln x का 1/x होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ln x का 1/x, हाँ बेस चेंज करना पड़ेगा। कहीं कहीं पर उतना केयर नहीं करते, लेकिन जब लॉग और एक्सपोनेंशियल डिटेल में यूज होता है तब ये भी यूज हो सकता है। ये रेयर केस है, कभी कभी आपको मिलेगा देखने को, समझ जाना कि क्या है ये। ठीक है, चलो अब आप समझ चुके हो कि जो भी डिफ्रेंसिएशन या इंटीग्रेशन होता है वो ln x का होता है। यानी इंटीग्रेशन में भी जो हम लोग 1/x का करते थे ना पहले log x, वो ln x अब लिखेंगे। अब log x आपको नहीं लिखना है, हैबिट लगा लो ln x लिखने की। नंबर नहीं कटता है, हमें पता है कि बच्चा 12th तक पढ़ा है तो आदत लगी है, नंबर नहीं कटता है, लेकिन हम लोग आपको पढ़ाएंगे तो कुछ अच्छा ही पढ़ाएंगे। अब क्या करके आओगे और टीचर के ऊपर है क्या मार्क्स आएगा, वो अलग चीज़ होता है। पढ़ाते समय एक स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ाया जाता है, हो जाए कुछ से कुछ तो वो बात अलग है। ठीक है, नंबर नहीं कटता, टीचर को पता है कि बच्चे ने लिख दिया है, नंबर नहीं काटते टीचर। लेकिन कभी कभी क्लासरूम में डिस्कशन का मुद्दा बन जाता है ना, उस टाइम के लिए आपको हम लोग तैयार कर रहे हैं कि आपका भी जवाब निकलना चाहिए क्लासरूम में। जब भी कॉलेज में पढ़ाएंगे टीचर तो मुंह बंद करके नहीं बैठना, मुंह आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करोगे तो कहाँ तक आपको नॉलेज की जरूरत है वो हम लोगों ने बताया। ठीक है, चलो अब आते हैं, चलो इस फंक्शन का नेमिंग तो समझ में आ गया। ये फंक्शन है क्या? ये फंक्शन कहता है कि अगर ln e के ऊपर लगाया, ln और e कैंसिल होकर के x आ जाएगा। अगर
ई की पावर में ln x लगा दिया तो भी कैंसिल होकर के x आ जाएगा। यानी पहले अगर आप किसी चीज को जैसे ई की पावर पे चढ़ा देते हो और फिर लॉग लगाते हो, इफेक्ट कैंसिल हो जाता है एक्सपोनेंशियल का, लॉग एक्सपोनेंशियल का इफेक्ट कैंसिल कर देता, वापस आपको 2 मिल जाएगा। सिंपल सी बात समझ लो, अगर ln e स्क्वायर है तो e ने e स्क्वायर कर दिया था उसको, लेकिन ln ने कैंसिल करके वापस 2 कर दिया। अब e की पावर में ln 2 है तो ln 2 की वैल्यू तो कुछ और होती है, लेकिन जब e की पावर पे चढ़ा दिए, e के फंक्शन में उसको डाल दिए तो वापस फिर से आपको 2 मिल गया। इससे एक बात क्लियर होता है दैट, नोट में याद रखना है आपको, e to the power x and ln x are inverse function of each other, are inverse of each other। जैसे एक्स स्क्वायर का इन्वर्स क्या होता है, रूट होता है ना, फिर रूट का भी इन्वर्स क्या होता है, स्क्वायर होता है। इसी तरीके से e टू द पावर x का इन्वर्स होता है लॉग, लॉग का इन्वर्स होता है टू द पावर x। नोट 2, ग्राफ ऑफ इन्वर्स फंक्शन, ग्राफ ऑफ inverse function is mirror image about the line y is equal to x। y is equal to x लाइन के अबाउट मिरर इमेज बनेगा किसका, इनवर्स फंक्शन का। अभी देखो जैसे y इज इक्वल टू एक्स का मैंने कहा था कि जब भी जरूरत पड़ेगा तो आपको 0 1 ऐसे ग्राफ सीधा अपवर्ड, मतलब थोड़ा सा राउंड बनाते हुए बना देना है। बन गया ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, e टू द पावर x का है। अब y इज इक्वल टू एक्स कौन सी लाइन होती है, ये सबको पता है। y इज इक्वल टू एक्स इज लाइन डिवाइडिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री को मिरर बोला गया है। हाउ एंड वाई ये अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस मिरर इमेज होता है अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, इतना बस आपको पता होना चाहिए। जब थोड़ा और ऊपर जाओगे रिसर्च वगैरह करोगे तो आपको मैथ्स ऑनर्स के बच्चों को तो पता है, आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं। मिरर होता है y इज इक्वल टू एक्स लाइन। अब मिरर है, ध्यान से देखना, ये अगर 0 1 है, इधर क्या होगा इसका मिरर इमेज 1 0 होगा, यानी इसका जितना है डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस अगर इधर चले, स्ट्रेट लाइन होता है, परपेंडिकुलर डाला, सेम परपेंडिकुलर पे जितना लेंथ ये है नहीं चलेंगे तो हम पहुंच जाएंगे 1 0। ये देखो ये क्लोज टू एक्स एक्सिस हो रहा है तो इधर का मिरर इमेज बनेगा, का मिरर इमेज बनेगा लाइक दिस वे, इसका मिरर इमेज बनेगा लाइक दिस। तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो बच्चे यही बोल रहे थे कि इसका मिरर इमेज तो चलो ये बन गया, इसका मिरर इमेज बन गया 0 1 का 1 0, इसका मिरर इमेज बन गया इधर। जब आप तीनों को ज्वाइन करोगे तो इट विल बी लाइक दिस वे। ये किसका ग्राफ हो गया, ln x का ग्राफ हो गया। तो जब भी ln x का आएगा तो आपको ये करना है और इस तरीके का ग्राफ बनाना है। अब समझ जाना कि ये ln x का है, जिसमें 1 पे क्या है 0, 1 पे क्या है 0। ln x और e टू द पावर x के बारे में बहुत कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो कि आपको पता होने चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन में आप उलझते रहोगे। तो हम लोग बेसिक्स जब करा रहे होते हैं चैप्टर 2 में, तभी आपको इन दोनों फंक्शन का इंट्रोडक्शन दे देते हैं। वैसे आपकी बुक में ये दोनों फंक्शन चैप्टर 8 में है, लेकिन चैप्टर 8 तक हमारा काम बहुत बिगड़ जाएगा, चैप्टर 6 में भी इसकी जरूरत पड़ेगी, चैप्टर 4 में भी जरूरत पड़ेगी, तब ब्लैंक आउट हो जाते हैं हम लोग। इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि चैप्टर 2 में ही उसके जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट जिसकी रिक्वायरमेंट थी चैप्टर 4 में 5 में 6 में 7 में, वो सब हम लोगों ने पहले ही आपको चैप्टर 2 में करा देना है। तो अब आप लोग रेडी हो जाए,
कुछ क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं, जवाब आपको ही देना। दिस इज 1 0। इफ x इज इक्वल टू 1, तब ln x की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बताओ। सामने सामने में दिख रहा है, ln 1 इज 0। मेरी आवाज नहीं जा रही क्या आप तक? हेलो, आ रही है। अब देखो x जब 0 और 1 के बीच में है, ये देखो x जब 0 और 1 के बीच में है, तो कोई भी वैल्यू लोगे ना, हाँ सबका log x क्या आ रहा है, देखो इमेज कहाँ जा रहा है, नेगेटिव y पे जा रहा है। वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नेगेटिव होगा, तो ln x विल बी नेगेटिव। अगर x 1 से बड़ा है, इधर देखो, तब क्या हो जाएगा, ln x इज पॉजिटिव। ठीक है, ये आपको पता है। अब इसका डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज अब यहाँ से स्टार्ट करते रिवर्स में। देखो बेसिक ग्राफ तो खत्म हो गया, अब हम लोग डोमेन एंड रेंज पे चल रहे हैं। डोमेन एंड रेंज के लिए ले लेते हैं ग्रीन कलर। इस फंक्शन का आप बताएं कि डोमेन क्या होगा ln x का, और रेंज क्या होगा। ग्राफ देख करके आपको आइडिया लगाना है। डोमेन इज ऑल द वैल्यूज ऑफ x एंड रेंज इज ऑल द वैल्यूज ऑफ y। तो देखो x एक्सिस पे हम कौन कौन कहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ पॉजिटिव x में। नेगेटिव साइड तो जा ही नहीं रहे, नेगेटिव साइड ब्लैंक है बच्चे, कोई ग्राफ ही नहीं है। इसका मतलब नेगेटिव x के लिए कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती ln x की। ln x का डोमेन हो जाएगा x ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 भी नहीं होगा। देखो ना, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इसका हो गया 0 टू इन्फिनिटी डोमेन। समझ में आई बात? log 0 इज नॉट डिफाइंड। देखो ग्राफ कहाँ जा रहा है, इधर माइनस इन्फिनिटी की तरफ। जब आप बहुत क्लोज हो जाएंगे तो आप चले जाएंगे माइनस इन्फिनिटी की तरफ। समझ में आ रही है बात? तो डोमेन हो गया 0 टू इन्फिनिटी। रेंज क्या होगा, कोई आइडिया? क्यों रेंज में क्या आपको दिख नहीं रहा, y की वैल्यूज नेगेटिव भी आ रही है, पॉजिटिव भी आ रही है। ये देखो y एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो और सब ग्राफ को कट कर रहा है। इसका मतलब y इज इक्वल टू -50 भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, किसी ना किसी की log की वैल्यू +50 भी होगी, +1000 भी होगी, ऊपर तक ग्राफ चलता चला जाएगा ना। समझ में आ गई बात? इसका रेंज हो जाएगा -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये चीज समझ जाओ, क्योंकि पूरे मैंने जितने भी लास्ट क्लास में और आज के क्लास में बेसिक ग्राफ्स कराए हैं, सबके अभी डोमेन और रेंज निकालने हैं। सब पे 10-10 मतलब आधा मिनट का टाइम देकर के फटाफट 10 मिनट में सबका डोमेन रेंज कंप्लीट करना है। तो ln x का डोमेन और रेंज क्लियर हुआ। log x में ग्राफ तुरंत आपके दिमाग में आंख बंद करते ही पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए, ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, इट्स लाइक दिस वे। खाली पॉजिटिव x आ रहा है तो डोमेन इज 0 टू इन्फिनिटी, y की तो सारी वैल्यूज आ रही है तो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इतना ही क्विक होना चाहिए दिमाग में। चलो ln x का हो गया, तो e टू द पावर x में आते हैं। और ln x के बारे में एक और बात बतानी थी मुझे कि ये हमेशा इंक्रीजिंग होता है। ln x का जब आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 1/x आएगा। अब सिंस x इज पॉजिटिव तो 1/x इज पॉजिटिव, तो दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब ये है कि अगर x1 से बड़ा है x2, x1 और x2, तो ln x1 से बड़ा होगा ln x2। इंक्रीजिंग का मतलब यही होता है। तो इफ x1 इज ग्रेटर देन x2, इसका मतलब है कि ln x1 विल बी ग्रेटर देन ln x2। अब इसका न्यूमेरिकल में कभी डिसाइड करना होगा, किसी न्यूमेरिकल में आ जाता है y इज इक्वल टू कुछ आ जाता है 5 अपॉन ln 7 माइनस ln 5। तो फिर हमें लिखना होता है कि y इज ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि ln 7 विल बी ग्रेटर देन ln 5। तो लिखेंगे एज 7 इज ग्रेटर देन 5, तो ln 7 is greater than ln 5 as ln x is an increasing function. ln x is an increasing function. Clear? न्यूमेरिकल में इसका यूज होता है पॉजिटिव क्वांटिटी डिसाइड करते वक्त। नेगेटिव हो जाता, हाँ तब नेगेटिव हो जाता, क्योंकि आप देखो ना,
5 पहले आ रहा है, 7 बाद में आ रहा है, तो ln की वैल्यू तो डाउन है और 7 पे ऊपर है, ln 5 और ln 7। क्लियर है? अब e टू द, अभी भी तो फंक्शन तो इंक्रीजिंग ही रहेगा ना, फंक्शन थोड़ी बदल रहा है, फंक्शन नहीं बदल रहा है, फंक्शन तो इंक्रीजिंग ही है ना एवरीवेयर, ऐसे इंक्रीजिंग ही है फंक्शन हमारा। ठीक है, प्रॉपर्टी के हिसाब से वैल्यूज बदल जा रही है, जो हम डिसाइड करना चाह रहे हैं वो। e टू द पावर x का आपको बताना है बच्चे, इसका बताओ डोमेन क्या होगा? और रेंज क्या होगा? यस। कैसे पता? मैंने कहा था कि आप एक्स एक्सिस पे हर जगह वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके, और इमेजिनरी आपको जरूरी नहीं पेपर पे शो करने का, ये तो मैंने बना दिया कि आप इस तरीके से सोचो। पेपर में नहीं बनाते, पेपर में बच्चे हम लोग नज़र को यहाँ से यहाँ तक दौड़ा लेते हैं, हर जगह तो वर्टिकल लाइन बनी रहे, तो यानी एक्स की कोई भी वैल्यू लेंगे उसके सामने ग्राफ को कट करके लाइन निकलेगा वर्टिकल लाइन, तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। लेकिन रेंज में जरा सोचो, तो हाँ जीरो, और वो जीरो भी कैसा, ओपन वाला, क्योंकि टच तो कर ही नहीं रहा ना एक्स एक्सिस को, और ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है। एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ होने का मतलब होता है ग्राफ की वैल्यू, जो फंक्शन की वैल्यू वाई की वैल्यू, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो रही, वो हमेशा ऊपर की ऊपर ही जा रही है। और ये भी e टू द पावर x भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, क्योंकि ये सेम टू सेम आ जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर कभी आ गया e टू द पावर 0.8 माइनस e टू द पावर 0.1, तो भी हम इसको पॉजिटिव ही मानेंगे। समझ में आ गई बात? इंक्रीजिंग का मतलब यही होता है। e टू द पावर x हो गया। अब हाँ, इसका जरा बताएं डोमेन और रेंज। डोमेन बच्चे कोई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, कोई हमें नहीं रोक रहा कि आप इसके अंदर ये मत पुट करो, √2 भी पुट कर सकते हो, √3 भी, माइनस भी, कुछ भी पुट कर सकते हो, एनी वैल्यू। डोमेन तो पूरा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगा, लेकिन रेंज क्या होगा? यस, इंटीजर्स, और इंटीजर्स के सेट को हम जेड लिखते हैं। ये चैप्टर 1 में पढ़ाएंगे, और इतना इतना तो आप लोग पहले भी पढ़ के आ चुके होंगे। इंटीजर्स देखो ना, सिर्फ इंटीजर 1 2, बीच में कहीं कोई मिल ही नहीं रहा, किसी का इमेज है ही नहीं, 1.9 1.8 1.7 किसी के इमेज नहीं है, तो ये रेंज में आएंगे ही नहीं। रेंज में सीधा 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर 3 आएगा, लाइक दिस वे, इधर से नेगेटिव आ रहा है, -1 -2, लाइक दिस वे। समझ में आ गई बात? तो रेंज विल बी इंटीजर्स। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ ऐसे नहीं डिस्कस करना। अब इसमें बताओ, इसमें डोमेन क्या होगा? ये था हमारा सिग्नम फंक्शन, यस। और रेंज क्या होगा? वो भी करली ब्रेसेस में, सिर्फ दो ही वैल्यूज आ रही है, -1 और 1। इसमें आ जाओ, मॉडुलस फंक्शन में, इसमें डोमेन क्या होगा? सारी की सारी वैल्यूज, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आप ले सकते हो। और रेंज क्या हो जाएगा? ये मैंने सही लिखा है रेंज? नहीं, जीरो भी तो होगा ना, मॉड 0 इज 0। देखो ना, जीरो वैल्यू भी आ रही है, जीरो पे क्या लगाना चाहिए हमें? क्लोज्ड ब्रैकेट लगाना चाहिए। तो अब थोड़ा थोड़ा ना आपको थोड़ा सा और एक लेवल डीप जाना है, कभी क्लोज्ड और ओपन को भी ध्यान से लिखना है आपको। ठीक है, इसका बताओ डोमेन। लेकिन जीरो पे तो वैल्यू है ही नहीं, -0 को निकाल देंगे, जीरो पे डिफाइन नहीं होगा ना, 1/x फंक्शन है ये, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। रेंज बताओ, वो भी सेम टू सेम, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी -0। ये जीरो कभी किसी का इमेज आ ही नहीं रहा। समझ में आ रही है बात? जीरो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि आप ना इन्फिनिटी पुट करोगे ना जीरो आपको मिलेगा। जीरो विल बी नॉट एन इमेज ऑफ एनी प्री इमेज। अब लास्ट क्लास में चल रहे हैं, इसमें इवन फंक्शन में पैराबोला में, जल्दी बताओ डोमेन।
यस, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन रेंज क्या हो जाएगा? इन, हाँ, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। नेगेटिव साइड नहीं जा रहे हम लोग, नीचे नहीं जा रहे हैं एक्स एक्सिस के, नेगेटिव वैल्यूज कभी भी नहीं आएगी, इवन पावर है इसलिए, तो 0 टू इन्फिनिटी। वहीं पर इसमें आ जाओ तो इसका डोमेन क्या होगा? रेंज। रेंज में इतना टाइम क्यों लग रहा है आपको? ये देखो ना, वाई एक्सिस पे सारी वैल्यूज हम लोग ले सकते हैं, सारी वैल्यू है। देखो दिख, हम ऐसे शो करना चाह रहे हैं, वाई एक्सिस पे कोई भी वैल्यू, रेंज विल बी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये तो वही हो गया, एक्स क्यूब का भी वही रहेगा। अब ये देखो हाइपरबोला, तो देख करके आपको क्या लग रहा है? जैसे ये अगर एग्जाम्पल के तौर पे इसका डोमेन और रेंज पूछ लिया जाए तो इसका डोमेन क्या होगा? एक्स की कोई, क्यों 0 क्यों नहीं ले सकते? एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज ले सकते हैं? एक्स की बच्चे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। रेंज क्या हो जाएगा? पहली बात कि ये फंक्शन ही नहीं है, नॉट अ फंक्शन। वर्टिकल लाइन टेस्ट करोगे ना, बाय वर्टिकल VLT, वर्टिकल लाइन टेस्ट, तो इसका डोमेन रेंज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। समझ में आ गई बात? इसका भी फंक्शन नहीं है, हाइपरबोला का इलिप्स भी फंक्शन नहीं है। पैराबोला फंक्शन हो सकता है, इस वाले पैराबोला की बात करें तो, और ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, इवन फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है, नॉट अ फंक्शन। ये दोनों फंक्शन नहीं होंगे, वर्टिकल लाइन बनाओगे तो ये दोनों फंक्शन नहीं होंगे। सर्कल भी फंक्शन नहीं है, और स्ट्रेट लाइन में तो लाइन देख करके करते हैं ना, हम आपको यहाँ बता देते हैं लास्ट में। स्ट्रेट लाइन का तो जैसा ग्राफ होगा वैसा आप देख करके बोलोगे। एग्जाम्पल स्ट्रेट लाइन का, अगर स्ट्रेट लाइन वर्टिकल है, मान लो ये 5 था, इसका डोमेन क्या हो जाएगा? 5, लेकिन ये फंक्शन ही नहीं होगा, इसमें भी वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल हो जाएगा, तो नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन में ऐसे हो जाता है तो ये एक फंक्शन होगा। इसका डोमेन क्या हो जाएगा? ये अगर 5 है तो इसका डोमेन हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू, लेकिन रेंज क्या होगा? खाली 5। और अगर कोई लाइन ऐसे इंक्लाइंड होती है तब इसका डोमेन और रेंज क्या होना चाहिए? है डोमेन भी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगा, और रेंज भी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगी, क्योंकि इंक्लाइंड हो गया तो ये कहीं तक भी जा सकता है, कहीं तक भी जा सकता है। क्लियर? तो बच्चे देखो, हमने बेसिक ग्राफ सारे कर लिए। आपको करना क्या है कि बेसिक ग्राफ को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, तभी मॉडिफिकेशन पे जाना है। वैसे हम आज अभी मॉडिफिकेशन स्टार्ट करने वाले हैं, टाइम है, एक दो तो रूल्स तो करा ही देंगे, एक एग्जाम्पल में समझा देंगे, और अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो करना क्या है आपको कि आज की क्लास खत्म होगी तो जब भी मौका मिले, कल हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उसके पहले सारे बेसिक ग्राफ को दो दो तीन तीन बार प्रैक्टिस करके खुद से पूरा A to Z डोमेन, रेंज, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, जो भी चीज होता है, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, हर चीज पक्का कर लेना है कि मुझे हर फंक्शन का आ गया है। 11 फंक्शन टोटल मैंने बनाए हुए, 11 फंक्शन के आपको सारे ग्राफ, डोमेन, रेंज, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इतनी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद से आप मॉडिफिकेशन ट्राई करना। अभी हम मॉडिफिकेशन जरूर स्टार्ट करेंगे, नहीं तो फिर समय पे अगर ना स्टार्ट किया जाए तो मज़ा नहीं आता ना, तो मॉडिफिकेशंस आज स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोग रेडी होकर के आ गए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में काफ़ी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। वो नहीं समझ में आएगा अगर आप रिवाइज करके नहीं आओगे। होते तो मॉडिफिकेशन में टोटल 8 रूल्स है, 8, जो 9 के पहले नंबर आता है 8, लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ 6 है। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन नहीं है, वो मैथ्स ऑनर्स वगैरह में पढ़ाया जाता है। आपको 6 रूल्स ही करने हैं। रूल 1, if y is equal to fx is replaced with
अगर फंक्शन में कुछ ऐसा बदलाव नजर आए प्लस के, इसका मतलब होता है शिफ्टिंग, पूरा का पूरा कर्व ही शिफ्ट कर जाता है, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ अपवर्ड बाय के यूनिट्स। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, y इज इक्वल टू मॉड एक्स इज बेसिक ग्राफ। मॉड एक्स अब आपको बनाने आता है, देखो फटाफट बना देंगे, बन गया। अब y इज इक्वल टू अगर मैंने मॉड एक्स प्लस 2 कर दिया है, इसका मतलब होगा कि जो पहले 0 पे मिल रहा था, अब 0 पे कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। पहले 1 पे 1 मिल रहा था, अब 1 पे 3 मिलेगा, अब 2 पे 4 मिलेगा। समझ में आ रही है बात? -1 पे ये हो जाएगा 1 + 2 3, तो ग्राफ विल शिफ्ट अपवर्ड बाय 2 यूनिट्स। सेम टू सेम ग्राफ पूरा उठ करके 2 यूनिट ऊपर चला जाएगा। क्लियर बच्चे? रूल 1, ये सिर्फ मॉडुलस के लिए नहीं है, मॉडुलस तो हम लोग इसलिए देते हैं ताकि आपको याद रहे। हर ग्राफ के लिए ये लॉजिक लगेगा, हर ग्राफ के लिए। जितने भी मैंने 11 ग्राफ्स बताए हैं ना, सब में रूल लगेंगे ये। रूल 2 उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। रूल 2, इफ y इज इक्वल टू fx, और हम लोग आपको ये कहते हैं कि हमेशा ग्राफ जो है, हर बार एक नया ग्राफ बनाओ। जितना मॉडिफिकेशन होता है सबके लिए एक नया ग्राफ बनाना। ये नहीं कि एक ही ग्राफ में ये बना रहे हैं फिर उसी में ओवर राइटिंग कर रहे हैं, वो बहुत गंदा लगता है। तो सबके लिए अलग अलग बनाना पड़ेगा। y इज इक्वल टू एफ एक्स इज रिप्लेस्ड विथ, अब आप समझ गए होंगे नेक्स्ट में क्या लिखने वाले हैं। y इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस के, देन डाउनवर्ड शिफ्टिंग होगा। आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ दिस लैंग्वेज ग्रामेटिकल, सीधा लिख रहे हैं डाउनवर्ड शिफ्टिंग बाय के यूनिट्स। आपको लिखना होगा तो लिख लेना, देन द ग्राफ विल शिफ्ट डाउनवर्ड बाय के यूनिट, ऐसे भी लिख सकते हो आप। y इज इक्वल टू मॉड एक्स, मॉड एक्स इसे बहुत इजी हो जाता है समझना। अब अगर मैंने y इज इक्वल टू मॉड एक्स -5 दे दिया, जो चीज़ पहले 0 पे 0 हो रही थी, अब 1 2 3 4 5 -5 पे होगी, 0 पे -5, फिर ऊपर जाएंगे इस तरीके से, तो ग्राफ वही रहेगा, बस हर वैल्यू अपने लेवल से 5 नीचे आ जाएगी। समझ में आई बात? ये हो जाएगा डाउनवर्ड शिफ्टिंग बाय के यूनिट्स। इसलिए मॉडुलस से बता रहे हैं कि आप 2-3 पॉइंट, मॉडुलस में बस 3 ही पॉइंट से तो चेक करना होता है, -1 0 और 1 से, उससे आइडिया लग जाता है कि ग्राफ कहाँ से पास करेगा। तो आप अगर कभी रूल भूल जाओ तो मॉडेक्स से आप उसको रिवाइज कर सकते हो। रूल 3, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज replaced with y is equal to f x plus k, then graph shifts leftward by k units। बिल्कुल सही। आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि मैम कहीं गलती तो नहीं लिख रही, लिखा है प्लस और बोलती है लेफ्ट। बिल्कुल सही है बच्चे, लेफ्ट। अभी देखो कैसे, y इज इक्वल टू मॉड एक्स है, ये बना दिया मैंने ग्राफ। अब y इज इक्वल टू मॉड एक्स -1 ले लो, चलो -2 ही ले लो। तो अब अगर 0 डालोगे तो y 0 क्या आ जाएगा, मॉड 0 -2, तो ये आ जाएगा +2। 0 पे आ जाएगा 1 2, ये आ गया। अब आप डालोगे y 1, तो ये आ जाएगा 1 -2, -1 तो 1, 1 पे आ गया 1। फिर अब आप डालोगे y 2, ये आ जाएगा 2 -2 इज इक्वल टू 0, तो 2 पे आ गया 0। फिर आप डालोगे 3, ये आ जाएगा 3 -2 इज इक्वल टू 1 1। देखो ग्राफ वापस वी शेप लेने लगा, लेकिन माइनस का बता दिया, एक मिनट, प्लस का बता रहे थे ना रूल में, तो एग्जाम्पल में माइनस का क्यों लिख दिए।
प्लस प्लस लिखो, प्लस x+2 तो 0+2, 2 हो जाएगा, 1+2 3 हो जाएगा, +2 तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। इधर अगर आप 3+2 करेंगे तो 5 हो जाएगा। एक नेगेटिव वाला भी ले लो, y-1 करेंगे, -1+2 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो 0 पे 2, 1 2, और 1 पे 3, और 2 पे 4, तो इधर ही बढ़ता चला जा रहा है। तो अब कुछ नेगेटिव में लेना पड़ेगा, -1 पे 1, फिर -2 पे ले लो, -2 + 2 ये आ गया 0। अब -3 पे ले लो, -3 + 2 करेंगे तो ये आ गया क्या, 1। फिर से पॉजिटिव होने लगा, और ये देखो ये कितने पे शिफ्ट हुआ है, 2 यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है। तो जब प्लस होता है, x की जगह अगर x+2 आ गया तो ग्राफ लेफ्ट में शिफ्ट होगा, ये दिमाग में बिल्कुल अच्छे से सेट कर लो। समझ में आ गई बात। अब मैंने रूल 4 तो लगभग इसमें कर ही दिया था। इफ y इज इक्वल टू fx इज replaced with y is equal to f of x minus k, then graph shifts right toward by k units। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, y is equal to mod x, it will be like this way, y is equal to mod x minus 5 अगर ले लो, ग्राफ जो है वो 5 यूनिट राइट में शिफ्ट कर जाएगा। समझ में आ रही है बात या नहीं। फिर है रूल 5। अब रिफ्लेक्शन का रूल आ रहा है, शिफ्टिंग का हो गया खत्म, ऊपर भी शिफ्ट हो गया, नीचे भी शिफ्ट हो गया, लेफ्ट भी हो गया, राइट भी हो गया। अब है रूल 5 रिफ्लेक्शन का। इफ y इज इक्वल टू fx is replaced with y is equal to minus fx, then graph is reflected by reflected with x एक्सिस। ऑपोजिट होता है, अगर y में माइनस लग गया तो x एक्सिस के बाद रिफ्लेक्शन होगा। ये देखो, y is equal to mod x is this graph, y is equal to mod x। लेकिन अगर y is equal to माइनस और फिर mod x कर दिया, जो भी चीज +1 मिल रहा था वो सारी चीजें यहाँ मिल रहा था, यहाँ मिल रहा था, वो सब नेगेटिव आने लगेगा। ग्राफ जो है नीचे की तरफ बन जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। देखो x एक्सिस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, ये समझ में आ गया। तो ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू, मॉडेक्स के थ्रू जरूर बता रहे हैं, लेकिन हर ग्राफ में ये रूल एप्लीकेबल होगा, ये यूनिवर्सल रूल है। एग्जाम्पल इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको याद रहे और दिमाग से स्लिप ना हो, लेकिन रूल तो आपको यही यूनिवर्सल रूल याद रखने हैं। नेक्स्ट क्लास में e⁻x में भी कराएंगे, 1/x में भी कराएंगे, x² में भी कराएंगे, हर फंक्शन में ln x में भी कराएंगे, सब में कराएंगे। एक क्लास तो पूरा ग्राफ पे बढ़िया से कराते हैं, 1-1.5 घंटा, तब जाकर के बच्चों के दिमाग में ग्राफ घुसता है शिफ्टिंग का। और हम लोग एग्जाम से थोड़ा ऊपर लेवल का कराते हैं ताकि एग्जाम के क्वेश्चंस आपको इजी लगे। रूल 6, हमेशा हम लोगों का होता है कि एग्जाम में अगर 100 आ रहा है तो हम लोग आपका लेवल 130 140 तक रखते हैं, और देते तो 150 160 भी है, लेकिन मिनिमम 130 140 कहीं कहीं मेंटेन करते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। रूल 6 वो होता है ना, मैराथन में अगर 10 किलोमीटर का रेस है और हमने तैयारी अगर 15 किलोमीटर की हुई है, 10 किलोमीटर हमें मुश्किल नहीं लगेगा, वही बात है। इफ y is equal to fx is replaced with, अब ध्यान से देखना माइनस कहाँ जा रहा है, अंदर में जा रहा है, मतलब x की जगह -x दिखेगा। रूल 5 में y की जगह -y दिखेगा, और अगर x की जगह -x दिखने लगा, देन ग्राफ विल रिफ्लेक्ट about
वाई एक्सिस, ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करेगा। अभी देखो एग्जाम्पल देते हैं, y इज इक्वल टू मॉड और अंदर में माइनस एक्स। y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ तो बच्चे क्लियर है, लेकिन अभी हम दो कलर का यूज करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि ग्रीन कलर लेफ्ट वाले के लिए, राइट वाले के लिए। कुछ हम नंबरिंग जरूर करेंगे, -1, -2, 1 और 2। अब आप देखो y इज इक्वल टू माइनस एक्स, जो पहले आप, हाँ वो वैसे नहीं, पूरा नंबर के साथ एक बार करके देख लो, फिर तो दिमाग में सेट हो जाएगा तो आप करने लगोगे। पहले इधर था mod 1, हम पहुंचते थे 1, mod 2 तो पहुंचते थे 2। अब इधर करोगे तो mod 1 डालोगे, लेकिन माइनस है इस वजह से ये क्या हो जाएगा 1, माइनस है पहले से, आप तो डाल रहे हो 2, f(1) निकाल रहे हो, आप f(2) निकाल रहे हो, लेकिन हो क्या रहा है 2। ठीक है, मॉडुलस में तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप ये समझो कि -1 वाला चीज क्या हो गया, अब इधर आकर के पॉजिटिव हो गया। चलो इसमें अभी हम नंबर से नहीं बताते हैं, ठीक है, किसी और ग्राफ में होगा तो बताएंगे। लेकिन आप समझ लो कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, कि जो रेड वाला राइट में था वो लेफ्ट में आ जाएगा, और जो लेफ्ट में था वो राइट में चला जाएगा। वैसे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों ग्राफ ओवरलैप करोगे तो सेम आएगा, दूसरे ग्राफ में फर्क पड़ेगा। ये हो गया हमारा टोटल 6 रूल्स जो कि आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। ये नहीं याद होगा, बेसिक ग्राफ्स नहीं आएगा, नेक्स्ट क्लास में आप एक ग्राफ तक नहीं कर पाओगे, ठीक है। कुछ बच्चे काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, तो उन लोगों के लिए 2-3 क्वेश्चन ताकि वो होमवर्क में करके आ जाएं। होमवर्क तो हम जरूर देंगे, ट्राई करके आओ, फिर मैच करना कि कौन कौन सा मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3, और इसका बेसिक ग्राफ क्या होगा। बेसिक ग्राफ के लिए आपको कुछ नहीं करना, सारे कांस्टेंट को हटा देना है, पावर को नहीं हटाना। अगर ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो ये रहेगा, लेकिन ये +2 और -2 वाले ये सब हट जाते हैं बेसिक फंक्शन पहचानने के लिए। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बताना इसका बेसिक फंक्शन क्या लेना चाहिए हमें, x³ -2, इसका बेसिक फंक्शन क्या होगा, और थर्ड वाले का बेसिक फंक्शन क्या होगा। और इसका बेसिक फंक्शन क्या होगा। सीधा दिख रहा है 1/x²। हाँ, पावर को नहीं हटाना, मैंने कहा ना, ये हो गया। अभी 5 ही करके आओ, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, 5 ही क्वेश्चन देंगे, ज़्यादा बर्डन नहीं देंगे, इतना करके आना है। और आज के क्लास का नंबर क्या था बच्चे बताना। आज 3rd क्लास हुई थी, तो नेक्स्ट क्लास विल बी क्लास 4th मॉडिफिकेशन। हाँ दिखला देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मॉडिफिकेशंस क्वेश्चंस प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आप लोग भी अपना रफ पेज और पेन पेंसिल लेकर के बैठना, फास्ट फास्ट क्वेश्चन करना, पढ़ के आओगे तभी तभी मज़ा आएगा, सिर्फ बैठ करके देखोगे तो मज़ा नहीं आएगा। और हम क्वेश्चन करने का टाइम देंगे आपको, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन हम खुद ही करने लगेंगे, हर बार 2 मिनट देंगे ताकि आप अटेम्प्ट लो, फिर मैच करना कि मैम करा रही हैं तो मेरा क्या है, उससे सीखोगे आप। ये रहा 5 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं बच्चे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको करके कल क्लास में आना है, ठीक है बच्चे। तो आज के लिए इतना ही, 1 मिनट, आज के लिए बच्चे बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।